हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में चर्चा की और देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था है। इस वीडियो में हम बातें करेंगे ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका। पंचायती राज जब से लागू हुआ है तब से लेकर आज तक के कार्यकाल में पंचायती राज ने निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो नई दिशाएं हैं उसको प्राप्त किया है, नए आयाम को प्रस्तुत किया है। भारत के ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास में पंचायती राज की भूमिका को हम इस तरह से देख सकते हैं। पहला, इसने सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण ग्रामीण स्तर तक विस्तृत करके लोकतंत्र को मजबूत किया है। सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण ग्रामीण जनता तक पहुंचाया है और इसके द्वारा लोकतंत्र को मजबूती मिली है। दूसरा है, इसके माध्यम से परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन आया और ऊंची जातियों का एकाधिकार खत्म हुआ। जाति, धर्म एवं परंपरागत भावनाओं में समानता की दिशा में परिवर्तन हुआ है, जिससे निचले स्तर की जातियां संख्यात्मक शक्ति के आधार पर प्रभु जाति को चुनौती दे रही है और अपनी परिस्थितियों में सुधार की प्रक्रिया में गतिशील है। जो परंपरागत शक्ति संरचना थी गाँवों में, उस संरचना में परिवर्तन आया। लोग जो है जाति एवं धर्म और जो ऊँची प्रभु जातियाँ थीं उनका एकाधिकार को चुनौती दी और निचले स्तर की जातियाँ जो संख्या के आधार पर अधिक थीं उन लोगों ने अपना संख्या के बल पर गतिशीलता को हासिल किया है और अपनी उपस्थिति गाँवों में दर्ज की है। अगली जो उपलब्धि है वह यह है महिलाओं के लिए आरक्षण। महिला सशक्तिकरण के दौर में पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत ही सकारात्मक और सशक्त भूमिका महिला आरक्षण के क्षेत्र में दिया है। वर्तमान में 50% महिला आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में है। अगली जो विशेषता कहें या उपलब्धि कहें वह है गांव के नेतृत्व में नए प्रतिमान का उदय। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीणों में नेतृत्व के नए प्रतिमान का उदय हुआ है। इस क्षेत्र में अधिक आयु, धर्म और जाति की उच्चता का महत्व कम हुआ है। पहले जो ग्रामीण नेतृत्व हुआ करते थे उसमें ऊंची जाति के लोग या प्रभु जाति के लोग या ऊंचे धर्म के लोग या बड़े आयु के लोग नेतृत्व किया करते थे। यह प्रवृत्ति अब बदल गई है। अब इसमें नए प्रतिमान आ गए हैं और इसका अध्ययन डॉक्टर रामारेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश में किया और उन्होंने बताया कि गांव के नेतृत्व में नए प्रतिमान का उदय हुआ है और इस क्षेत्र में अधिक आयु, धर्म और जाति की उच्चता का महत्व कम हो गया है। अगली जो उपलब्धि है वो है ग्रामीण आर्थिक विकास और स्रोतों को समुचित उपयोग। इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण उपलब्धि जो ग्रामीण आर्थिक विकास है और जो आय के जो साधन है, इस व्यवस्था के कारण उसकी अच्छी उपलब्धि और उपयोग हो पाया है और श्रमदान और सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास की सामूहिक भावना को बल मिला है। श्रमदान और सहकारिता की भावना पंचायती राज व्यवस्था के कारण गांव में बढ़ी है और इस भावना के कारण ग्रामीण का विकास या ग्रामीण जीवन का विकास हो रहा है। अगली जो विशेषता या उपलब्धि हम कहें वह है ग्रामीण भारत में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने में भी इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकतंत्र को मजबूत करना और राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करना, उसको बढ़ाना पंचायती राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पक्ष है और इसने इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रामीण सामाजिक जीवन में विस्तार किया कि राजनीतिक जागरूकता क्या है और सत्ता का केंद्रीकरण क्या है और लोकतंत्र में एक आम आदमी की भूमिका या उसका महत्व क्या है। परंतु ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद हम पाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास के अपने घोषित लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी। बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों के कारण पंचायती राज व्यवस्था अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं है। उन कारणों को देखेंगे, जैसे
पंचायती राज व्यवस्था अभी भी ग्रामीण समाज के कमज़ोर वर्ग के हितों को संरक्षित करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। जैसा कि के.एल. शर्मा जी का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह गाँव के कमज़ोर वर्ग के हितों को संरक्षण प्रदान नहीं कर पा रही है। आज भी अनुसूचित जातियाँ, ऊंची जातियों, प्रभु जातियों तथा पुरुष वर्ग के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। जो निम्नतर जातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, ऐसी जातियाँ आज भी गाँव में प्रभु जातियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, ऐसा के.एल. शर्मा जी ने अपने अध्ययन में बताया है। दूसरी जो बात है वो है मुख्यतः आर्थिक दृष्टि से संपन्न और शिक्षित व्यक्ति ही पंचायतों में अभिजन वर्ग के रूप में उभरे हैं। अभिजन वर्ग वह वर्ग होता है जो समाज में विशेष स्थान को, उच्चता वाले स्थान को प्राप्त किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में ऐसे लोग अभिजन वर्ग के रूप में उभरे हैं जो शिक्षित रहे हैं और आर्थिक रूप से संपन्न रहे हैं। यह रिपोर्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन 2006 का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन 2006 की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पंचायती राज व्यवस्था में आर्थिक दृष्टि से संपन्न और शिक्षित व्यक्ति ही पंचायतों में आगे आए हैं, अभिजन के वर्ग में उभरे हैं। अगला जो बात है यहाँ पर घोषित लक्ष्य को पूरा न कर पाने का, वो है इसमें गांव में गुटबंदी और जाति संघर्ष में वृद्धि की है, ऐसा प्रमुख समाजशास्त्री रजनी कोठारी जी का कहना है। रजनी कोठारी जी ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण गुटबंदी को बढ़ावा दिया है और जाति संघर्ष को बढ़ावा दिया है। गांव में जाति की महत्ता किसी से छुपी नहीं है। आज भी गाँव में जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव, अस्पष्टता के भाव देखने को मिलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ने इस जाति संघर्ष को और ग्रामीण गुटबंदी को बढ़ावा दिया है। पंचायती राज व्यवस्था ने गांव में एक नई गैर सरकारी नौकरशाही को जन्म दिया और सत्ता के लोलुप लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सत्ता लोलुप लोगों को और भ्रष्टाचार को और एक ऐसी नौकरशाही जो गैर सरकारी है, गैर सरकारी नौकरशाही को बढ़ावा पंचायती राज के माध्यम से मिला। सत्ता लोलुप लोग, भ्रष्टाचारी लोग पंचायती राज के माध्यम से अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। अगला जो बिंदु है जिससे पंचायती राज व्यवस्था सफल न हो पाया वो है पंचायती राज ग्रामवासियों में योजनाओं के प्रति सकारात्मक उत्साह पैदा करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से आम ग्रामीणों तक पहुंचाने में वह उत्साह नहीं देखा गया जो अपेक्षित था। फलस्वरूप उन योजनाओं का लाभ पूरी तरह से ग्रामीण जीवन में नहीं मिल सका और पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर असफल होती दिखाई देती है। देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के क्या कारण हैं। जो अपेक्षित सफलता हम चाहते थे पंचायती राज व्यवस्था से और वो सफलता हमें नहीं मिली, कुछ कारण हैं, उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला कारण है 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसे लागू करना अनिवार्य बनाया गया, परंतु इसकी महत्वपूर्ण कमी यह रही कि इस संस्थाओं के शक्ति हस्तांतरण का कार्य राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया और राज्य सरकारें अपने अधीन पंचायतों को पर्याप्त शक्ति देने से कतराती हैं। संवैधानिक दर्जा तो पंचायती राज को दिया गया, लेकिन उनकी शक्ति के संबंध में अधिकार राज्य के विधानमंडलों को दे दिए गए और जो राज्य सरकारें होती है वह पंचायती राज व्यवस्था को शक्ति संपन्न बनाने में अपनी रुचि कम दिखाती है। इस कारण से यह अपेक्षित सफलता को प्राप्त न कर सके। दूसरा जो बिंदु है वो है पंचायतों को कर वसूली तथा जुर्माना तक का अधिकार है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और न ही वास्तविक है। ब्रह्मदत्त शर्मा जी का अध्ययन है और उनका ये कहना है कि पंचायतों कर वसूली का अधिकार तो है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और न ही वास्तविक है। पंचायत के निर्णय को यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो पंचायत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इससे कई गुना अधिकार
वाली समानांतर न्यायालयीन व्यवस्था लोगों को दंडित करने और जुर्माना वसूल करने में सक्षम है। तो पंचायत जो भी किसी को जुर्माना या दंड देने का प्रावधान करती है तो वो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता, क्योंकि इससे ज़्यादा शक्ति संपन्न समानांतर न्यायालय हमारे देश में है और वह उसकी शरण में चला जाता है और न्यायालयीन व्यवस्था के अनुसार वह जो उचित कर है या दंड है उसको भुगतना चाहता है। पंचायत के द्वारा जो निर्धारित किया गया है इस पर वह अपना सहमति प्रकट नहीं करता। अगला जो तथ्य है वह है आज वयस्क मताधिकार और संख्या बल पर चुनी हुई पंचायतों को परंपरागत जाति पंचायतें ऊंची जातियां, प्रभु जातियां और पुरुष वर्ग स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने नहीं दे रहे हैं और आज भी उनको अपने निर्देशानुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण के बावजूद अभी भी ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक विषमता और प्रतिशतात्मकता के अवशेष विद्यमान है। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में जो मूल चीज़ है वह है प्रतिशतात्मक भाव और आर्थिक विषमता। तो आर्थिक विषमता, कई लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और प्रतिशतात्मकता का भाव आज भी गाँव में विद्यमान है। इस कारण वयस्क मताधिकार के द्वारा जो युवा वर्ग पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं वह भी आर्थिक विषमता के कारण और प्रतिशतात्मकता के प्रभाव के कारण स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते। अगला जो तथ्य है वह है पंचायती राज अधिनियम में मध्य स्तर और जिला स्तर की पंचायतों में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों तथा सांसदों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जहां तक एक तरफ ये नेता इन संस्थाओं में दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप द्वारा इसकी दक्ष क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, बाधित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नौकरशाही द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपने समकक्ष खड़ा होने देने के लिए तैयार नहीं है और इसके मध्य सामंजस्य का अभाव पंचायती राज व्यवस्था में देखने को मिलता है। जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं हमारे विधानसभा और विधान परिषद में, इनके बीच में पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उन दोनों के बीच में सामंजस्य का अभाव है और इस अभाव के कारण इनके बीच में जो कार्य योजना सफल होनी चाहिए वो कार्य योजना सफल नहीं हो पाती। अगली जो बिंदु है जो सफलता के मार्ग में रोड़े अटकाती है वह है पंचायतें मुख्यतः राज्य के भरोसे हैं और राज्य सरकारें राजनीतिक कारणों से अनुदान के आवंटन में भेदभाव करती है। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आती है और वह दल राजनीतिक मतांतरों के कारण अलग अलग ग्रामीणों में अलग अलग दल से समर्थित लोग इस व्यवस्था में होते हैं, इसलिए वह आवंटन देने में कतराती है। अगला तथ्य है अशिक्षा, जागरूकता की कमी और राजनीति के अपराधीकरण के कारण अपेक्षित सहयोग एवं समर्थन इस संस्था को नहीं मिल पाता। लोगों के बीच में अभी भी जागरूकता का अभाव है, अशिक्षा है, इसके कारण पूर्ण समर्थन नहीं मिल पाता और ये संस्थाएं काम नहीं कर पाती। पंचायती राज में तीनों स्तरों में आज भी सामंजस्य का अभाव बना हुआ है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तीन स्तर हैं। इन तीनों स्तरों में अभी भी सामंजस्य नहीं हो पाया है। इस कारण से भी ग्रामीण विकास के कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। पंचायती राज के नेतृत्व में गुणों एवं प्रशिक्षण का अभाव भी इस संस्था का आज एक कमजोर पक्ष है। इस नेतृत्व में, ग्रामीण नेतृत्व में प्रशिक्षण का अभाव है और इस प्रशिक्षण के अभाव के कारण जो भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायती राज व्यवस्था में आता है वह उतना कुशल और दक्ष नहीं हो पाता। गांव में गुटबंदी के चलते योजनाओं की अस्वीकृति भी पंचायती राज व संस्थाओं की क्रियाशीलता को बाधित करता है। गांव में गुटबंदी देखने को मिलती है और इस गुटबंदी के कारण जो योजनाएं साकार होनी चाहिए
वह योजना ग्रामीण विकास में साकार नहीं हो पाती, पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर असफल होती है। भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा जैसे आधारभूत समस्याएं भी कई रूपों में पंचायती राज की सफलता के मार्ग को बाधित करती रही हैं। इस तरह से ये बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अपने अपेक्षित सफलता के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाई है। यद्यपि बहुत सारे उपलब्धियां पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण भारत को, ग्रामीण सामाजिक जीवन को मिली है, फिर भी यह अभी अपेक्षा के अनुरूप खरी नहीं उतरी है। धन्यवाद।